सही। सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो भाई हमारे पास इस पूरी प्लेनेट, इस यूनिवर्स में जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सोर्सेज हैं, उसका जिक्र हमने इस चैप्टर के बिल्कुल शुरू में किया था, बिल्कुल शुरू में, कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं। पहला जो टॉपिक था हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी के हवाले से, सही है। तो उसमें खुनशा वेरी गुड, सही। उसमें क्या कॉन्सेप्ट था, बर्जीलियस ने जो दिया था कि भाई जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बॉडी से हासिल किए जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जब वॉलर ने लेबोरेटरी के अंदर यूरिया बनाया, तो फिर हमें पता चला कि भाई नहीं, नॉन लिविंग यानी कि मिनरल्स के जरिए भी हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। तो फिर हमें यहाँ से ये पता चला कि भाई इस पूरे यूनिवर्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सोर्सेस हैं वो दो तरीके की हैं, सही है। एक तो हम लिविंग लिविंग थिंग्स से जो है भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं। अब लिविंग थिंग्स में हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, जैसे कि अभी पुंशा ने भी बताया हमें, सही है। एक होती है हमारे पास कौन सी होती है भाई, प्लांट्स, ठीक है। और दूसरी हमारे पास क्या होते हैं भाई, एनिमल्स, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स के जरिए, सही है, लिविंग थिंग्स यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के जरिए हमें जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक पहली सोर्स ये है। फिर जो दूसरी सोर्स है हमारे पास वो है नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि मिनरल्स, सही है। मिनरल्स ये हमें कहाँ से मिलते हैं भाई, मिनरल्स हमें मिलते हैं सॉइल से, सही, यानी कि जमीन से, ठीक है। तो मिनरल्स यानी कि सॉइल हमारे पास जो है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक हमारे पास क्या है, सोर्स है। अब अगर हम सॉइल में जाते हैं, सही, क्योंकि सॉइल जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक मेजर सोर्स है, ठीक है। फिर जितने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की है जो कि सॉइल से हमें मिलते हैं, यानी कि जमीन से मिलते हैं, ठीक है। तो अब जमीन में अगर हम जाएं तो जमीन में हमें तीनों स्टेट्स के अंदर, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, सही है। तो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं, सही, इन तीनों स्टेट्स के अंदर हमें जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। तो अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में आता है हमारे पास कोल, सही है, यानी कि कोयला, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक एक रिच सोर्स है, सही है। इसके अंदर हमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो यहाँ से हमें मिलते हैं, कोल से, कोयले से, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद अगर हम लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड में आता है हमारे पास पेट्रोलियम, सही है। पेट्रोलियम जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल यानी कि वो ऑयल जो कि जमीन से हमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो ऑयल जमीन से हमें मिलता है, सही, इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। जैसे कि हम अपने जो क्या नाम है वो हैं, क्या बोलते हैं, डेली लाइफ है, उसके अंदर पेट्रोल, डीजल, सही है, इसके अलावा लुब्रिकेंट्स, प्लास्टिक, रबड़, ये सारी चीजें जो हैं ये हमें कहाँ से मिलती हैं, ये हमें पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल के अंदर ये तमाम चीजें जो हैं वो क्या हुई हुई होती हैं, मिक्स हुई हुई होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद गैसेस में आते हैं, तो गैसेस में हमारे पास क्या आता है भाई, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, सही। जैसे हम जो कि हमारे जो स्टोव्स के अंदर यानी कि चूल्हों में जो गैस आती है, सही, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीथेन गैस, वेरी गुड खदीजा, जबरदस्त, सही। मीथेन गैस जो होती है, सही, नेचुरल गैस, ये भी हमें जमीन से ही मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनरल्स जो है, मिनरल यानी कि सॉइल, सॉइल इज द मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि इसके अंदर हमें कोल, सही है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों स्टेट्स के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिलते हैं। इसके अलावा दूसरा जो है वो लिविंग थिंग, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स के जरिए हमें जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मेजरली हमारा जो फोकस है, सही है, वो अभी सही है, सॉइल से मिलने वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके ऊपर है। तो आज हमारा पहला काम यही रहेगा कि भाई कि कोल, पेट्रोलियम और इसके अलावा जो हमारे पास नेचुरल गैस है उसको आज हम डिस्कस करें, सही है। तो कोल, सही है, सबने देखा ही होगा कि भाई हमारे पास कोयला जो है वो कैसा होता है, ये अमूमन आप जो है वो ज्यादातर कब देखते हो, जब आप क्या बारबेक्यू वगैरह हो रही होती है तो आप कोयले वगैरह लाते हो, ठीक है।
तो अब ये जो कोल है ये बेसिकली जो है वो बनता किस तरीके से है, ठीक है। तो इसके अगर मैं आपको बताऊं कि भाई जो हमारे पास प्लांट्स, वो प्लांट्स जो कि कई सौ साल, कई सौ मिलियन साल पहले, यानी कि तकरीबन तकरीबन भी 500, सही 500 मिलियन, सही है 500 मिलियन ईयर्स पहले जो जमीन का हिस्सा बन गए, सही है, यानी कि टूट के गिरे जमीन का हिस्सा बन गया और फिर क्या नाम है वक्त गुजरता गया, वो जमीन में जो है वो अंदर मौजूद रहे, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर माइक्रोबियल प्रोसेस शुरू हुआ, सही है, और जो जमीन का जो टेम्परेचर है उसके जरिए वो आहिस्ता 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 जो है वो कन्वर्ट होते रहे, किसके लिए, किस फॉर्म में, सही, इस कोल की फॉर्म के अंदर जो है वो क्या होते रहे, कन्वर्ट होते रहे, सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास क्या नाम है जो ट्रीज है, सही, जब वो जमीन का हिस्सा बने और फिर वो कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, कोल के अंदर। अब कोल जो है वो बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, कोल यूज करते हैं हम किसके लिए, एनर्जी सोर्स के लिए, यानी कि उससे हम क्या हासिल करते हैं, हीट एनर्जी हासिल करते हैं, सही। तो किसी भी चीज से अगर हम एनर्जी हासिल कर रहे हैं तो वो कहलाता है क्या, फ्यूल, वो क्या कहलाता है भाई, फ्यूल कहलाता है, सही है। और अगर वो फ्यूल जो है वो इस तरीके की किसी कन्वर्जन के नतीजे में हमें मिला है, सही है, कि भाई एक पेड़ था वो किसी जमाने में जो है वो जमीन का हिस्सा बन गया और फिर जमीन ने उसको जो है वो उसकी फॉर्मेशन को तब्दील किया और तब्दील करके वो आज हमारे पास एक फ्यूल के तौर पे यूज किया जा रहा है, तो ऐसे फ्यूल्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऐसे फ्यूल हमारे पास कहलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं, सही, क्या कहलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कोल जो है ये फॉसिल है, से किस चीज का, जो बहुत पहले कई हजार साल पहले जो हमारे पास पेड़ हुआ करते थे और जब वो जमीन का हिस्सा बन गए और आज जो है वो हमें फॉसिल फ्यूल्स की सूरत में जमीन से मिलते हैं, जिसको आज हम जो है वो एक एनर्जी सोर्स की तरीके से जो है वो क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं, सही है। हाँ हाँ सर, इसको बोल सकते हैं डिके ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोल इज मेड अप ऑफ वेराइटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब इसके अंदर जो है ना बहुत ज्यादा वेराइटी जो है वो हाइड्रोकार्बन्स यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मौजूद होती है, सही है। इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सॉलिड फॉसिल फ्यूल फॉर अस, सही है, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई कोल जो है ये सॉइल से मिलने वाला वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोर्स है जो कि किस फॉर्म में होता है बेटा, सॉलिड फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या है, इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सॉलिड फॉसिल फ्यूल फॉर अस, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, इट कैन बी फाउंड एट वेरियस डेप्थ बीनीथ द अर्थ क्रस्ट। अब ये मिलता कहां से भाई, ये मिलता है हमें जमीन की जो हमारे पास क्या नाम है मुख्तलिफ डेप्थ हैं जमीन के नीचे से, ये हमें जो है वो ऑर्गेनिक क्या नाम है कोल जो है ये हमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इट कैन बी फाउंड इन वेरियस डेप्थ बीनीथ द अर्थ, यानी कि अर्थ सरफेस के नीचे सही से हमें जो है वो कोल मिलता है, हम इसको माइन करते, माइन बनाते हैं यानी कि सुरंगें बनाते हैं और फिर वहां से जाके हम जो है वो क्या करते हैं, कोल को वहां से निकालते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कोल इज सेड टू हैव डेवलप्ड in nature 5 million years ago from the remnants of trees buried deep inside the soil। ये मैंने आपको ये पॉइंट जो है ये पहले ही क्लियर कर दिया कि भाई कोल जो है, तो ये कोल जो है ये कैसे डेवलप्ड होता है, कोल इज डेवलप्ड इन नेचर, सही, कितने सालों में डेवलप्ड होता है, 500 मिलियन साल लगते हैं, सही, ताकि जो हमारे पास रेमिनेंट्स हैं, सही, किस चीज के भाई, रेमिनेंट्स हैं किस चीज के, ट्रीज बरीड डीप इनसाइड द सॉइल, यानी कि जो जमीन है उसके नीचे जो ट्रीज मौजूद है, जमीन का हिस्सा बने हुए हैं, सही है। तो अगर उसको तकरीबन कितने अरसे, 500 मिलियन ईयर्स का अरसा अगर उसको जमीन के अंदर रखा जाए तो वो जमीन का जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर है, उसके अंदर होने वाले जो माइक्रोबियल प्रोसेसेस हैं, सही है, उससे वो जो लकड़ी जो थी ट्री की वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, कोल के अंदर, सही है। अच्छा जी, फिर इसके बाद पीट वॉज देन कन्वर्टेड इनटू कोल एज अ रिजल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर। अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई जब क्या नाम है जो लकड़ी है यानी कि वुड जब वो जमीन का हिस्सा बनती है तो उसके अंदर शुरू होता है एक माइक्रोबियल प्रोसेस, सही, और जमीन का जो तपिश जो टेम्परेचर है, सही, और जो प्रेशर है वो उसके अंदर कन्वर्जन लाना शुरू करती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो वुड है
वो कन्वर्ट होता है एक मटेरियल में जिसको हम बोलते हैं पीट। सही है, यानी कि फॉरेन से जो है ना ऐसा नहीं होता कि जो वुड है वो डायरेक्टली कोल के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले वो किस में कन्वर्ट होती है भाई, पीट में कन्वर्ट होती है। पीट वॉज देन कन्वर्टेड इनटू कोल, फिर वो पीट जो है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर, कोल के अंदर, एज अ रिजल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर विद इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि जो अर्थ के नीचे जो एक हाई टेम्परेचर मौजूद है उसकी वजह से वो उसकी फॉर्मेशन को क्या कर देती है, तब्दील कर देती है, और फिर पीट जो है वो तब्दील हो जाती है किसके अंदर, कोल के अंदर। सही, तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास पहले क्या होता है भाई, वुड होता है, और फिर वुड जो है वो कन्वर्ट होता है पीट में, और फिर पीट जो है वो कन्वर्ट होता है कोल में। सही है भाई, तो इस पूरे प्रोसेस में कई मिलियन ईयर्स का जो अरसा है वो हमारे पास यहाँ पे लगता है। सही, नेचुरल कार्बनाइजेशन इज द प्रोसेस कन्वर्टिंग वुड इनटू कोल। सही, अब नीचे जो है हमारे पास जो प्रोसेस होता है कार्बोनाइजेशन का, सही, इसके जरिए हमारे पास जो वुड है, सही है, वुड वो कोल के अंदर जो है वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। सही है, तो एक नेचुरल प्रोसेस है, सही, कार्बनाइजेशन का, जो कि कुदरती तौर पे जो है वो उसके अंदर होता है, और जो वुड है वो कोल के अंदर क्या होती है भाई, कन्वर्ट होती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला जो क्या नाम है सोर्स है कोल, ठीक है, उसके हवाले से हमने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे देखी है। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, फिर मैं जो है वो स्लाइड को चेंज कर दूंगा। जल्दी से शाबाश, एनीवन एनीवन हैज क्वेश्चन कैन आस्क फ्रीली। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब जल्दी से फिर आगे चलते हैं। तो कोल के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो सोर्स है वो है मेजर सोर्स ऑफ पेट्रोलियम, जिसको मैंने क्या बोला, इसको बोलते हैं हम क्रूड ऑयल। ठीक है, तो पेट्रोलियम बेसिकली होता है क्या है कि क्या नाम है, आपको ये बात पता है कि कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जिसकी जमीन में से क्या निकलता है भाई, तेल निकलता है। हम बोलते हैं ना भाई ये सऊदी अरब की जमीन से क्या निकलता है, तेल निकलता है, ऐसी अमेरिका की जमीन से भी तेल निकलता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जिनकी जमीनों के नीचे जो है वो हमारे पास जो ऑयल है उसके डिपॉजिट्स मौजूद हैं। सही है, अब जब हम जमीन से तेल निकालते हैं तो वो बिल्कुल उस सूरत में नहीं होता जैसे हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं पेट्रोल पंप पे जाता हूं और पेट्रोल डलवाता हूं तो वो जिस तरीके का पेट्रोल मेरी बाइक में डाल रहा है ऐसा तो नहीं है ना डायरेक्ट जमीन से वैसे ही निकला होगा। तो क्या होता है कि वो पहले जब जमीन से निकलता है तो वो बिल्कुल ही एक थिक डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक लिक्विड होता है, यानी कि एक बहुत ही गाढ़ा ब्राउन, डार्क ब्राउन या फिर डार्क ग्रीन ब्लैक कलर का एक जो है वो क्या होता है, लिक्विड बना हुआ होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर जो है वो मौजूद होता है। सही है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब जमीन से वो निकलता है तो उसकी सूरत हाल कैसी होती है कि वो एक थिक डार्क ब्राउनिश या ग्रीनिश ब्लैक कलर का जो है ना वो एक क्या होता है, हमारे पास लिक्विड होता है। सही, और फिर जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिखा रहे हैं ना, इस तरीके का बिल्कुल एक काला सा, ठीक है, एक लिक्विड होता है हमारे पास। ठीक है, इट इज कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हाइड्रोकार्बन टुगेदर विद सॉल्ट, वाटर एंड अर्थ पार्टिकल्स। तो इसके अंदर तमाम तरह के जो क्या नाम है और हाइड्रोकार्बन है वो मौजूद होते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, गैस फॉर्म में भी होते हैं। सही है, और इसके अंदर क्योंकि जमीन से निकल रहा है तो जमीन के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स भी होते हैं तो वो सॉल्ट भी इसमें शामिल होते हैं, और इसके अलावा जो अर्थ के मुख्तलिफ पार्टिकल्स हैं वो भी इसके अंदर, मट्टी भी शामिल होती है। सही, तो चूंकि वो जमीन से निकल रहा है तो बहुत सारी हर तरह की जो इम्प्योरिटीज हैं, सही, वो उसके अंदर क्या हुई भी होती हैं, मिली भी होती हैं, तो एक वो क्या बना देती हैं, इसको एक कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर बना देती हैं। सही, सही, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मोस्टली ड्राइव फ्रॉम पेट्रोलियम। सही है, अब अगर हम सॉइल में भी कैरेक्टराइज करें कि भाई किसमें से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे ज्यादा मिलता है, कोल में से, पेट्रोलियम में से, या नेचुरल गैस में से, तो फिर इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, पेट्रोलियम। कि पेट्रोलियम के अंदर जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो परसेंटेजेस है वो बहुत ज्यादा होती हैं। सही है, तो पेट्रोलियम इज द मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि भाई जब हम पेट्रोल को, सही है, यानी कि जो क्रूड पेट्रोलियम है यानी कि जो क्रूड ऑयल है उसको जब हम जमीन से निकाल लेते हैं तो अब दूसरा काम हमारा ये होता है कि भाई अब हम उसको क्या करें कि उसके अंदर जो मौजूद जितने भी फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि वो सारा क्या बना हुआ है, एक मिक्सचर बना हुआ है ना,
अब हम उन तमाम फ्रैक्शंस को हमें क्या करना होता है, सेपरेट आउट करना होता है कि भाई अगर उसके अंदर पेट्रोल मौजूद है, सही, तो पेट्रोल को हमने सेपरेट आउट करना है, उसके अंदर डीजल है तो डीजल को सेपरेट आउट करना है, कैरोसिन ऑयल है तो उसको सेपरेट आउट करना है, नैफ्था है तो उसको सेपरेट आउट करना है, लुब्रिकेंट्स ऑयल है, सही है, जैसे ग्रीस वगैरह, ये सारी चीजें हैं उसको हमने सेपरेट आउट करना है। फिर आखिर में जो बिल्कुल ही हमारे पास एक थिक स्ट्रक्चर होता है, रबर लाइक स्ट्रक्चर, उसको सेपरेट आउट करना है। तो ये जो तमाम तर चीजें हैं इसको हमने क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है, सही। तो उस सेपरेशन का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के जो मुख्तलिफ फ्रैक्शंस होते हैं इसको सेपरेट करने के लिए, कि पेट्रोल अलग, केरोसिन अलग, डीजल अलग, ये तमाम चीजें, इसको अलग करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो किस तरीके से की जाती है, पहले इस चीज को समझ लें फिर इसको डिफाइन भी कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एक कंपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं हीटर। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जो क्रूड ऑयल हमें जमीन से मिलता है उसको हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, हीट करते हैं, सही। कितना हीट करते हैं, अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर ऑफ 400 सेल्सियस, सही है, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, 400 सेल्सियस तक हम इसको क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, यानी कि जो लिक्विड होता है ना, सही, इतना थिक लिक्विड, ये भी क्या होना शुरू हो जाता है, बॉईल होना शुरू हो जाता है। अब जब इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर, यानी कि जो टावर हमारे पास बना हुआ है, सही है, तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर हम इस ऑयल को नीचे से क्या करते हैं, इसको पोर करते हैं, सही है। अब जैसे कि आपने अमूमन अपने घरों में देखा होगा कि जब अम्मी जो है वो चावल वगैरह बनाती हैं, सही है, तो जब चावल को एक पॉट से दूसरे पॉट में जब कन्वर्ट करती है, जब वो बिल्कुल ही गर्म होते हैं, तो उसमें से क्या निकलती है, सही, उसमें से क्या निकल रहा होता है भाई, स्मोक निकल रहा होता है, सही, उसमें से क्या निकल रहे होते हैं, वेपर्स निकल रहे होते हैं, है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल सेम स्टीम, वेरी गुड, सही, स्टीम वहां उसमें से क्या कर रहा होता है, निकल रहा होता है। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से जब आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में एक खौलते हुए तेल को, एक गर्म तेल को जब आप ट्रांसफर करते हो तो इसमें भी क्या होता है, से ऊपर की तरफ एक स्टीम जो है वो ऊपर की तरफ जाती है। तो अब यहाँ पे पेट्रोल के अंदर जो सबसे लाइटर फ्रैक्शंस होंगे, हल्के, क्योंकि हल्की चीज ऊपर तक जा सकती है, भारी चीज ऊपर तक नहीं जा सकती, तो वो पार्टिकल्स, वो फ्रैक्शंस जिनका साइज, मॉलिक्यूलर साइज कम होगा, से वो यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो जो सबसे लाइटर फ्रैक्शन होंगे, सही, वो ऊपर की तरफ मूव करके यहां से एज अ रिफाइनरी गैस, सही, उसको जो है वो हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, सही। फिर इसके बाद उससे जो भारी होंगे वो नीचे ही रुक जाएंगे और उसको हम अलग कर लेंगे एज अ पेट्रोल, सही। तो पेट्रोल जो है वो यहाँ पे हमारे पास सेपरेट आउट हो जाएगा, और फिर उससे जो भारी होगा वो उससे नीचे वाली प्लेट में आ जाएगा, सही, वो है हमारे पास नैफ्था, जो कि केमिकल्स वगैरह के अंदर हम यूज करते हैं, सही। फिर उससे जो भारी होंगे वो उससे नीचे कंडेंसेट हो जाएंगे, सही है, वो है हमारे पास कैरोसिन, सही, कैरोसिन ऑयल जो कि हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारे पास उससे जो भारी है, सही है, वो यहाँ पे पांचवें नंबर पे जो वो कंडेंसेट होंगे, ये होगा हमारे पास डीजल, फिर उससे नीचे लुब्रिकेटिंग ऑयल, फिर उससे नीचे फ्यूल ऑयल, सही है, और फिर सबसे नीचे जो है वो हमारे पास यहाँ पे बिटुमेन जो है वो यहाँ पे बचेगा, जो कि बिल्कुल ही एक गाढ़ा सा एक लिक्विड होगा, सही है। और ये फिर यूज होता है किसमें, प्लास्टिक वगैरह की जो चीजें होती हैं, जैसे कि आपके घरों में प्लास्टिक की कुर्सियां वगैरह होंगी, सही है, तो उन चीजों को बनाने में फिर जो है वो इस चीज, यानी कि बिल्कुल जो लास्ट फ्रैक्शन है उसका इस्तेमाल किया जाता है, सही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि भाई एक ऑयल था, उसको बॉयल किया, और बॉयल करने के नतीजे में हमने उसको जो है वो उसके फ्रैक्शंस को जो है वो क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, बॉयल किया, सेपरेट किया, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर आप जो क्या नाम है, पेट्रोलियम है, इसके मुख्तलिफ फ्रैक्शंस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स क्या करते हो, सेपरेट आउट करते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पढ़े, अब आपको समझ में आ जाएगा, सही है। क्या लिखा हुआ है भाई, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड्स डिपेंडिंग ऑन देयर अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सही है।
यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, सेपरेट करते हो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड मिक्सचर, सही, डिपेंडिंग ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट, सही, यानी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम वो सबसे ऊपर जाएगा, फिर उससे ज्यादा वाला नीचे, फिर उससे ज्यादा वाला उससे नीचे, फिर उससे ज्यादा वाला उससे नीचे। इस तरीके से करते 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 जो हमारे पास क्रूड ऑयल है वो डिफरेंट फ्रैक्शंस के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, सेपरेट हो जाएगा, सही है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे भाई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहेंगे। ओके भाई, तो एनीवन जिसको किसी भी कोई तरह का कोई क्वेश्चन हो पेट्रोलियम या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हवाले से तो जल्दी से पूछ लें, जल्दी से, शाबाश शाबाश। एनीवन कोई भी क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ लें पेट्रोलियम के हवाले से। ओके भाई, जीशान, जीशान बोले में समझ में आ गया आपके, मिनाहिल की भी समझ में आ गया, खदीजा की नजरी को भी समझ में आ गया है। एनीवन क्वेश्चन है, क्लियर है भाई, मिनाहिल बोलिए सर क्लियर है। ओके ओके ओके, सही है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास जो पेट्रोलियम से रिलेटेड जो टॉपिक था वो भी मुकम्मल हो गया। अब जल्दी से लास्ट वन, यानी कि सॉइल से मिलने वाला जो हमारे पास लास्ट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है भाई, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को जो है वो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये टॉपिक जो है वो हमारा खत्म हो जाए। फिर जो लिविंग थिंग्स के जरिए जो हासिल किया जाता है उसमें प्लांट्स और एनिमल्स हैं, लेकिन आपके कोर्स के अंदर सिर्फ प्लांट्स शामिल है, और फिर एक लेबोरेटरी का, वो फिर हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर शामिल हो जाएगा। ठीक है भाई, तो जल्दी से लास्ट टॉपिक देख लेते हैं इसको। ओके भाई, नेचुरल गैस, इट इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन विद लो मॉलिक्यूलर वेट। अब देखें हमारे पास अगर जमीन के किसी भी हिस्से में, सही, जमीन के किसी भी हिस्से में अगर ऑयल मौजूद है, सही, यानी कि क्रूड ऑयल मौजूद है, सही, या फिर वहां पे जो है वो कोल मौजूद है, सही, तो लाजमी लाजमी फिर वहां पे हमारे पास जो है वो क्या नाम है, नेचुरल गैस भी लाजमी मौजूद होगी, सही। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान की जमीन जो सुई का मुकाम है वहां से भी जो है वो गैस पहले हाई परसेंटेज पे निकलती थी, सही है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चूंकि उसके डिपॉजिट जो है वो जमीन के अंदर कम होते जा रहे हैं, तो वो जो गैस है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है भाई, भैया वासी आप जो है वो उसको वापस से ज्वाइन कर लो ना, ठीक है ना, वापस से ज्वाइन कर लो, ठीक है, कभी कभार नेट में इशू आ जाता है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो हमारे पास जमीन है उसके नीचे पेट्रोलियम और कोल की तरह ही गैस के डिपॉजिट भी मौजूद होते हैं, और वो जमीन जिसमें ऑयल या कोल मौजूद हो उसके अंदर लाजमी लाजमी गैस जो है वो लाजमी मौजूद होती है। तो पाकिस्तान की जमीन से भी पहले मैंने क्या बताया कि भाई सुई का जो मुकाम है, आपके घरों में जो है वो बिल आता होगा, सुई सदरन गैस का सुई लिखा हुआ होता है ना, तो वो सुई जो है वो बेसिकली वो जगह का नाम है जहां से पाकिस्तान में से क्या निकलती है, गैस निकलती है। पहले इसके डिपॉजिट बहुत ज्यादा थे तो ये पूरे कंट्री को कवर अप करती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है कि भाई इसके डिपॉजिट जो है वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि डिपॉजिट एक खास हद तक होते हैं, फिर जब आप ज्यादा यूज कर लोगे तो खत्म होते जाएंगे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम ये देख रहे हैं कि भाई हमारा जो मुल्क है उसके अंदर जो गैसेज है उसकी शॉर्टेज होती जा रही है। पहले तो जो है वो हमारे पास लगातार गैस आती थी, लेकिन अब क्या है कि सही है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रात के 12 या 11 बजे जो है वो आप देखते होगे कि हमारी जो गैस है वो आना बंद हो जाती है, सही है ना, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं कि गैस अब हम अपनी जमीन से तो निकाल नहीं रहे, अब क्या हो रहा है कि हम उसको इंपोर्ट करते हैं, यानी कि दूसरे ममालिक से खरीदते हैं, तो वो ज्यादा कॉस्टली पड़ती है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा एफिशिएंटली यूज करने के लिए उसकी टाइमिंग बना दी कि भाई रात के 11-12 बजे अब कोई खाना ना मांगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई टाइमिंग है कि भाई यहाँ पे जो है वो जो गैसेज हैं, सही है, वो कम होती जा रही है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन विद लो मॉलिक्यूलर वेट। अब क्योंकि गैसेज हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई पेट्रोलियम और कोल से कम इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, क्योंकि गैसेज है, गैसेज का मॉलिक्यूलर वेट सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में क्या होता है, कम होता है। फिर इसके बाद अच्छा जी, मीथेन टुगेदर विद अदर गैसेस सच एज इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन मेक्स अराउंड 85% ऑफ द मिक्सचर। यानी कि जब जमीन से नेचुरल गैस निकलती है तो उसमें सबसे मेन गैस होती है मीथेन, इसलिए जब भी नेचुरल गैस की बात की जाती है तो हम उसको मीथेन ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा मीथेन ही होती है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ हमारे पास इथेन भी शामिल होता है,
प्रोपेन भी शामिल होता है, ब्यूटेन गैस भी शामिल होती है। तो एक कुल मिला के हमारे पास ये तमाम गैसेस 85% तक उस नेचुरल गैस के अंदर शामिल होती हैं। फिर बचे हुए जो 15% है उसपे फिर दूसरी कुछ गैसेस शामिल होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस शामिल हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस शामिल हो गई, सही, ऑक्सीजन गैस नहीं, ऑक्सीजन तो नहीं होगी, सही, दूसरी जो गैसेज है वो उसके अंदर हमारे पास क्या हो जाती हैं, शामिल हो जाती हैं। ठीक है भाई, तो मेनली मीथेन होती है। अच्छा, इट हैज सिमिलर ओरिजिन टू कोल एंड पेट्रोलियम। ओरिजिन यानी कि जहां से कोल निकलता है, जहां से पेट्रोल निकलता है, वहीं से भी नेचुरल गैस भी निकलती है, यानी कि अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट से ही जो है हमारे पास क्या होता है, नेचुरल गैस भी हमें मिलती है, यानी कि जमीन के नीचे से। ठीक है, फिर इसके बाद एज अ रिजल्ट इट इज डिस्कवर्ड विद देयर डिपॉजिट। जो मैंने आपको बात बताई कि भाई अगर कहीं पे हमारे पास पेट्रोलियम मौजूद है, कहीं पे हमारे पास अगर जो है क्या नाम है, पेट्रोलियम के साथ साथ और कौन सी होती है हमारे पास भाई, कोल मौजूद है, हाँ सही, पेट्रोलियम मौजूद है और कोल मौजूद है, तो फिर उसके साथ साथ हमारे पास जो है वो वहां पे गैस भी, नेचुरल गैस भी मौजूद होगी। सही, खदीजा नजीर 85। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, क्या नाम है, जहां पे हमारे पास पेट्रोलियम और कोल के डिपॉजिट होंगे वहीं पे गैस के डिपॉजिट भी लाजमी होंगे। ठीक है, अच्छा, नेचुरल गैस इज यूटिलाइज एज अ फ्यूल इन बोथ हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडस्ट्री में भी नेचुरल गैस यूज की जाती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सही, और जो हमारे पास इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पे भी जो है वो हमारे इंडस्ट्रीज में भी, सॉरी, और हाउस होल्ड यानी कि घर के अंदर भी हम जो है वो अपना जो स्टोव है वहां पे जो गैस आ रही है वो हमारे पास नेचुरल गैस ही है, वो भी हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, बड़ी बात, सीएनजी भी उसमें शामिल है। ठीक है ना, सही। सीएनजी का मतलब क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, नेचुरल गैस को कंप्रेस करते हैं। ठीक है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो कहलाती है सीएनजी। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है नेचुरल गैस का जो टॉपिक है ये क्या हो गया भाई, मुकम्मल हो गया। ठीक है, अच्छा, सही है, सही है। तो अब यहाँ पे भाई इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ लें, इसमें जल्दी से कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लें। ओके ओके, ठीक है भाई, गुड, हो गया, जबरदस्त। ठीक है, तो अब भाई यहाँ पे हमारे पास नेचुरल गैस का टॉपिक भी मुकम्मल हो गया है। ठीक है, तो अब अच्छा, क्विज तो हो चुका है आपका।